जय हिंद। एक लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आप लोगों के सम्मुख आ गई है। आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के जो भी 60,244 पोस्ट पे जो भर्ती आई है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आमतौर पर हर एक चीजें आपको पता होगी, कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है, क्या करना है। जो बच्चे नए होंगे उनके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है। मैक्सिमम बच्चे एक दो बार पेपर दे दिए होंगे, खासकर जीडी का या अन्य एग्जामिनेशन के लिए, तो वो एक पैटर्न पकड़ लिए होंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। आज हम चर्चा कर रहे हैं जो यूपी पी कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है 60,244 पोस्ट। अपने आप में यह एक बहुत बड़ा पोस्ट है। इसके पहले 41,000 45,000 के आसपास आई थी। अभी जो भर्ती आई है 60,244 पोस्ट पर भर्ती है। मोटी मोटा 60,000 भर्ती है। आपके मन में सबसे पहले यह बात आई होगी कि सर भर्ती आ गई है, क्या जो एग्जाम है वह 11 फरवरी को ही होगा? ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मन में यही चर्चा आई होगी, इसीलिए हम सबसे पहले इसको कंप्लीट करें, है ना, कि जो एग्जाम है, जो अभी एक नोटिस वायरल हुई थी, क्या 11 फरवरी को ही एग्जाम होगा? तो 11 फरवरी को जो एग्जाम कराने का नोटिस नहीं था, वो आयोग ने अलग अलग जिले में यह नोटिस भेजा था, पूछा था कि 11 फरवरी को क्या एग्जाम कराया जाए। स्कूल वालों से पूछा था या जिले वालों से पूछा था, व्यवस्था से पूछा था, क्या 11 फरवरी को पेपर कराया जाए, न कि 11 फरवरी को पेपर कराया जाएगा। यह पूछा था कि 11 फरवरी को पेपर कराया जाए। 11 फरवरी को पेपर होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में चर्चा जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता है, हम लोग चर्चा थोड़ा सा ना करें तो बेहतर होगा। अगर 11 फरवरी की हम चर्चा करें तो 11 फरवरी में सीटेट का भी पेपर होगा आपका, और 11 फरवरी में समीक्षाधिकारी आरओ का पेपर है। तो आप अपनी तैयारी 11 को ही मानकर चलिए, कर लेंगे, बढ़िया है, एकदम आराम से कर लेंगे। 11 फरवरी को ही मानकर चलिए, है ना। आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो बात की बात है, ऑफिशियल आएगा क्या आएगा वो बात की बात है। जो हमें पता है 11 तारीख, उसी 11 तारीख को हम टारगेट बनाते हैं अपना। देखिएगा, सबसे पहले आइए यहां पर चर्चा करते हैं, है ना। आप भी जानते हो कि 11 तारीख को पेपर होगा कि नहीं होगा, सब पता होगा आपको, है ना। यहां पर टोटल पोस्ट की संख्या है 60,244 पोस्ट। टोटल कितने पोस्ट है? 60,244 पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी वाइज यह पोस्ट है। याद रखेंगे, इसकी प्रारंभ तिथि है 27 दिसंबर 2023। अब यह सब चीजें आपको पता होगी। नहीं पता है कि कब फॉर्म प्रारंभ होगा, कब अंतिम तिथि है, आयु सीमा कितनी है, क्या कितना है, नहीं पता है तो मत भरिए, छोड़ दीजिए, कोई मतलब ही नहीं है। इतना तो पता होगा ही, है ना। एक कोर्रमपुरा के तौर पर हमने भी लिखा है, करा है कि इसके, है ना, फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा 27 जनवरी 2023 को फॉर्म ऑनलाइन होगा। अंतिम तिथि है 16 जनवरी 2024, या जनवरी बोलना है, 27 दिसंबर 2023 को फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। 27 दिसंबर 2023 को फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। अंतिम तिथि है 16 जनवरी 2024, और अगर कुछ संशोधन करना है फीस से रिलेटेड तो 18 जनवरी तक यह साइट ओपन रहेगा। इसके बाद यह साइट पूरी तरीके से बंद हो जाएगा फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए। आयु सीमा क्या है? जैसे जीडी में आयु की छूट मिली थी, मध्य प्रदेश के भी अन्य जो भी एग्जाम हुए उनमें भी आयु की छूट मिली थी कोविड की वजह से, लेकिन इनमें अभी जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन के अनुसार आयु सीमा में कोई छूट अलग से नहीं है। पहले जो छूट होती थी वही है, अलग से कोई छूट नहीं है। अभी आयु सीमा की गणना कहां से कहां होगी? 1/7/2023 तक आयु सीमा की गणना होगी। 1/7/2023 तक आयु सीमा की गणना होगी। मेल कैंडिडेट जो है उनकी आयु सीमा है 2 जनवरी। देखिए, उनकी आयु 18 वर्ष है, मेल कैंडिडेट की आयु 18 वर्ष है, और उनका जन्म याद रखेंगे 2 जुलाई 2001 के पहले बाद ना हुआ हो, 2 जनवरी 2001 के इधर ना हुआ हो, और 1 जुलाई 2005 के बाद ना हुआ हो, है ना। 2001 और 2000 इसके बाद ना हुआ हो, इतने कैंडिडेट को लिया जाएगा। और फीमेल का जो एज है वो 25 वर्ष माना गया है। फीमेल का जो एज है वो कितना? 25 वर्ष लिया गया है। जर्नल ओबीसी एससी एसटी, ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 वर्षों की छूट है, जैसे पहले भी दिया जाता था। 5 वर्षों की छूट है, जैसा पहले भी दिया जाता था। एनसीसी के लिए अगर ग्रेड बी है तो एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ लाभ होगा। अगर एनसीसी में ग्रेड बी है, केवल ग्रेड बी की चर्चा हुई है। आइए यहां पर चर्चा कर लेते हैं जो बातें आपको पता है, सुनिएगा। एज सीमा हम मोटी मोटा कह सकते हैं 18 वर्ष, और महिलाओं के लिए 25 वर्ष है। और ओबीसी
SC और ST के लिए 5 वर्ष की छूट है, 5 वर्ष की छूट है, जैसा पहले भी दिया जाता था। यहां देखिएगा हाइट का मसला उठता है, तो जर्नल, OBC और SC को देखिएगा, जर्नल, OBC, SC भी इसी में है। इसकी हाइट 168 सेमी चाहिए, पुरुष है तो, महिला है तो 152 में ही काम चल जाएगा। जर्नल, OBC, SC अगर मेल कैंडिडेट है तो इसकी हाइट 168 सेमी चाहिए, और अगर फीमेल है तो इसकी हाइट कितना चाहिए, 152 सेमी चाहिए। अगर ST मेल है, अनुसूचित जनजाति में अगर कोई है तो उसकी हाइट मात्र 160 सेमी चाहिए, और अगर कोई फीमेल है तो उसकी हाइट मात्र कितना चाहिए, 147 चाहिए, 147 सेमी चाहिए। फॉर्म कब आया, कब पड़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब जानकारी आपके सरकारी रिजल्ट पर फॉर्म ओपन करेंगे तो मिलेगी। क्लियर है? फॉर्म ओपन करेंगे तो हर एक जानकारी आपको मिल जाएगी। यहां पर हमारे चर्चा का विषय है कि इसका सिलेबस क्या है और कैसे हम इसको तैयारी करें कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। क्लियर है? यह मेन मतलब, वीडियो का यह मेन मतलब है कि हमें तैयारी क्या करनी है, किन किन विषयों पर ध्यान देना है कि हमारा सिलेक्शन आराम से हो जाए बिना किसी टेंशन के। देखिए, सबसे पहले तो यह जो है हमारा एग्जाम 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 4 भागों में बटा होता है, और याद रखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या 150 होती है, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होते हैं, तो भाई कुल पूर्णांक हो जाता है 300। याद रखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या 150 होती है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होते हैं, तो कुल पूर्णांक हो जाता है 300। माइनस मार्किंग होती है 1/4, माइनस मार्किंग होती है 1/4, या हम यूं कहें कि एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.5 नंबर कटेगा, 0.5 नंबर कटेगा, और एक प्रश्न सही करने पर 2 नंबर आपको मिलेंगे। गलत करने पर 0.5 कट जाएगा, सही करने पर 2 नंबर मिल जाएंगे, यह भी पता होगा। देखिए, इसमें है संख्यात्मक और मानसिक योग्यता। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता देखेंगे, समझिएगा। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता का सबसे पहले कुल 4 भागों में है। सबसे पहले जीके जीएस के कुल 38 क्वेश्चन आएंगे। जीके जीएस के कुल 38 के 38 एकदम करेक्ट रहते हैं, इधर उधर कुछ नहीं रहेगा। 38 के 38 क्वेश्चन एकदम करेक्ट रहेंगे, इधर उधर कुछ नहीं रहेगा, 38 के 38 रहेंगे। देखिएगा, अगला है संख्यात्मक और मानसिक क्षमता। संख्यात्मक का मतलब हो जाएगा कि मैथ वाला चीज है, और मानसिक क्षमता मिलाकर इसका भी 38 क्वेश्चन। मानसिक क्षमता मतलब रीजनिंग का आधा भाग, क्योंकि इसमें 38 क्वेश्चन केवल मैथ का नहीं आता है। मैथ का रहेगा तो 19 से 20 क्वेश्चन रहेगा, बाकी रीजनिंग रहेगा। 19 से 20 क्वेश्चन रहेगा, बाकी रीजनिंग रहेगा। याद रखेंगे, संख्यात्मक यानी कि मैथमेटिक्स और मानसिक क्षमता दोनों मिलाकर इसके आएंगे 38 क्वेश्चन। कितने आएंगे? 38 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर मानसिक अभिरुचि और तार्किक क्षमता, मानसिक अभिरुचि और तार्किक क्षमता के 37 प्रश्न आएंगे। सर, मानसिक अभिरुचि नहीं समझ आ रही है, तार्किक क्षमता हम जानते हैं लगभग रीजनिंग के आसपास की बात हो रही है। मानसिक अभिरुचि का मतलब जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके संबंध में कुछ जानकारी, जैसे जनहित याचिका क्या होती है, अल्पसंख्यक का हित क्या है, मानवाधिकार क्या है, यह सब चीजें आपको पढ़कर जाना पड़ेगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं मानसिक अभिरुचि और तार्किक क्षमता। यह भी टोटल कितने नंबर की? 37 नंबर की। सामान्य हिंदी आएगा टोटल कितने नंबर का? 37 नंबर का। और इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या होगी 150। कुल प्रश्नों की संख्या 150, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, तो कुल पूर्णांक होगा 300 का, और माइनस मार्किंग एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.5 नंबर कट जाएगा। 0.5 नंबर, 0.5 नंबर कट जाएगा। इतनी बातें क्लियर है? समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया फिर भी सुनिए ध्यान से। देखिए, यहां पर अगर हम बात करें, किन 2 सब्जेक्टों को देखना है, बहुत अच्छी तरीके से हमें इसको कंप्लीट करना है। सुनिएगा, मिटा लेने दें। अगर हमें देखिए, यहां पे सुनेंगे, अगर हम बात करें मैथ सिलेबस के अनुसार आप देखे ही हैं, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता लेकर टोटल मिलाकर 38 क्वेश्चन है। हम केवल मैथ की बात करें तो इसमें मैथ 19 से 20 क्वेश्चन आते हैं। 19 से 20 क्वेश्चन मैथ के ही आते हैं, मैथ के मात्र 19 से 20 क्वेश्चन। और याद रखिएगा,
इसके बाद आपका जो रीजनिंग होगा, रीजनिंग, इस रीजनिंग में लगभग आपके 54 से 55 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग में 54 से 55 क्वेश्चन टोटल लेकर रहेंगे, क्योंकि आप मैथ में एक सब्जेक्ट पढ़ते होंगे मैथमेटिकल रीजनिंग। बहुत सारे क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग की इसमें देखेंगे। जो मैथ का पार्ट होगा कि रीजनिंग का पार्ट होगा समझ नहीं आता है, और लोग उसको मैथ में ना पढ़ के रीजनिंग में पढ़ते हैं। याद रखिएगा, रीजनिंग में मैथमेटिकल रीजनिंग, तार्किक क्षमता वाला रीजनिंग पूछा जाता है। रीजनिंग कुल मिलाकर 54 से 55 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग रहेगा। इसके बाद हिंदी रहेगा आपका, और इसके बाद जीके जीएस आप जानते ही हैं। हिंदी टोटल 37 क्वेश्चन रहेगा। हिंदी के टोटल 37 क्वेश्चन रहेंगे, याद रखिएगा। हिंदी के टोटल 37 क्वेश्चन रहेंगे, आप याद रखिएगा। अब सुनेंगे बातों को। देखिए, अगर हम रीजनिंग की चर्चा करें तो रीजनिंग लगभग 53, 54 या 55 क्वेश्चन के आसपास आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा। मैथ लगभग 19 से 20 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा। इसके पहले वाला पेपर की बात करें तो मैथ का 2018 वाला जो था उसमें 19 क्वेश्चन आया था, और इसके बाद जो भर्ती हुई थी उसमें 18 क्वेश्चन मैथ का आया था। तो वही मोटी मोटा आंकड़ा 19-20 हम लेकर चल रहे हैं। मैथ और रीजनिंग में लगभग 54 से 55 क्वेश्चन आपको देखने के लिए एकदम स्पष्ट रूप से मिलते हैं, और वह रीजनिंग होते हैं जो आप बहुत पहले से आप पढ़ते हुए आए हैं। वह रीजनिंग 54 से 55 होंगे। थोड़ी सी मैथ पर चर्चा कर लेते हैं, बाकी धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैथ जो है अगर यह लगभग 19 से 20 क्वेश्चन पूछता है तो आप थोड़ा भी अगर पढ़े हैं, थोड़ा भी पढ़ने का मतलब तुम पढ़ भी नहीं किया तब तो कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत पढ़ने का मतलब कि आप एक क्रम से अगर सिलेबस कंप्लीट किए हैं, आप पढ़े हैं, तो मैथ का बहुत हाई लेवल का नहीं आता है कि लड़के लगेंगे सीजीएल का मैथ पढ़ने, ऐसा कुछ नहीं आता है। एकदम एक इजी वे में मैथ आता है। आप पिछले साल का पेपर उठाकर देख लीजिए, तो मैथ का बच्चा आराम से बिना किसी संदेह के कम से कम 15 क्वेश्चन बना सकता है। आराम से बना सकता है, बिना किसी संदेह के बना सकता है 15 क्वेश्चन। क्लियर है? इसके लिए आप टॉपिक भी देख लेंगे तो टाइम एंड वर्क पढ़ लेंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ लेंगे, SI पढ़ लेंगे, इसके बाद परसेंटेज पढ़ लेंगे, रेशियो पढ़ लेंगे, और याद रखेंगे पार्टनरशिप पढ़ लेंगे। यही सब पढ़ना होता है, ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। हाँ, एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, 2018 के दोनों शिफ्ट में, उसके बाद जो अगला पेपर हुआ उसके दोनों शिफ्ट में पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, साझेदारी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और साझेदारी को लोग छोड़ देते हैं, साझेदारी पढ़ के जाना है। देखिए, अगर हम बात करें कि क्या क्या पढ़ना है, मैथ में आराम से 15 क्वेश्चन बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, उतना तो पूछना करेगा। यहां पर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 54 से 55 क्वेश्चन पूछेगा, और इसमें अगर आप हमसे पढ़े हैं पूरा बढ़िया से, तो यकीन हम दिला सकते हैं कि अगर हमसे कंप्लीट किए हैं तो 54-55 क्वेश्चन में यकीन दिला सकते हैं भाई कि कम से कम 51-52 क्वेश्चन आप बना कर आएंगे, बिना किसी संदेह के 51-52 क्वेश्चन बना कर आएंगे। हाँ, पेपर पैटर्न सही से पूछा तो, नहीं तो पेपर पैटर्न जेल वार्डन जैसे पूछ दिया तब तो छोड़ दीजिए, कोई नहीं बना पाएगा तब, है ना। अगर आप पढ़े हैं तो आप बना सकते हैं, बेहिचक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बना सकते हैं इतना क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या पूछेगा। सबसे पहले सामान्य ज्ञान में देख लीजिए क्या क्या पूछेगा। तो सामान्य विज्ञान, लोग विज्ञान छोड़ते हैं, विज्ञान पूछा है, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन विज्ञान के आए हैं। यूपीपी के पिछले पेपर उठाकर देख लीजिए। इसमें है विज्ञान पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, संविधान पढ़ना, अर्थशास्त्र को भी पढ़ना है, पंचवर्षीय योजना पढ़कर जाना, जीएसटी स्पष्ट लिखा है, सेवा कर के बारे में तो पढ़कर जाना ही है ना। इसके बाद वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या और पर्यावरण भी पढ़कर जाना, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण दिया है। उत्तर प्रदेश राजस्व पुलिस प्रणाली दिया है, उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना है। जीके के लिए उत्तर प्रदेश के भी बारे में पढ़ना है, और राजस्व पुलिस प्रणाली भी पढ़ना है, राजस्व और पुलिस प्रणाली भी पढ़ना है। तो यह सब चीजें आपको पढ़कर जानी है ना। इसके बाद बोला है आतंकवाद और भारत के संदर्भ में पढ़ना है, भारत और उसके पड़ोसी देश पढ़ना है। साथ बोला है विमुद्रीकरण पढ़ना है, साइबर क्राइम पढ़ना है, वस्तु एवं सेवा कर पढ़ना है, यानी कि जीएसटी से एक क्वेश्चन रहेगा, पढ़ लीजिएगा, वीडियो पढ़ा होगा इसी में, है ना। पुरस्कार और सम्मान है, देश, राजधानी और मुद्रा, याद रखेंगे क्वेश्चन। देखिए बन गया, देश भी पढ़ना, राजधानी भी पढ़ना, मुद्रा पढ़ना, देश, राजधानी, मुद्रा पढ़ना है,
अरे पढ़े हैं, सब तैयार है। देश राजधानी मुद्रा, इसके बाद क्या करना है, महत्वपूर्ण दिवस पढ़ना है। अनुसंधान एवं खोज, याद रखिएगा, जैसे पूछ देगा कि रिवॉल्वर की खोज किसने की थी, माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, भाप इंजन की खोज किसने की थी, इस प्रकार से क्वेश्चन है। इसमें दिया है अनुसंधान और खोज, जैसे बोल देगा फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने की है ना, एक्स किरण की खोज किसने की है, गामा किरण की खोज किसने की है, यह सब पढ़ के जाना है। आगे पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया ऐप को भी पढ़ के जाना है, यह सिलेबस का हिस्सा है। आप सिलेबस प्रिंट आउट करके सामने रख लेंगे, जो जो पढ़ेंगे टिक करते जाएंगे। तो यह तो होगा जीके जीएस में, यानी कि अगर हम एक लाइन में अगर हम कह दें तो जीके जीएस कंप्लीट पढ़ना है, जीके जीएस कंप्लीट पढ़ना है। निकाल लीजिएगा पीडीएफ, जो जो टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा उसको हिट कर दीजिएगा कि हाँ हाँ यह टॉपिक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। जीके जीएस में इतने टॉपिक आपको पढ़ना है। पॉलिटी पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, पॉलिटी से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। पॉलिटी से क्या क्वेश्चन, तो संविधान संशोधन जरूर पढ़ेंगे, संविधान संशोधन अभी हाल फिलहाल में हुए हैं, यहां से क्वेश्चन आएगा। मौलिक कर्तव्य डीपीएसपी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में देखिए, हिंदी बार बार मैं आपको बताता था ना, हिंदी आपको कंप्लीट पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। राजपाल सिंह वाली यूनिवर्सल पब्लिक की किताब होगी, ल्यूसेंट की किताब होगी, या फिर आदित्य पब्लिकेशन की किताब होगी, खड़े की तब वो पढ़ना है। अब कोई कहेगा नहीं सेलेक्टेड पढ़ना है, तो कहीं सेलेक्टेड कुछ नहीं दिया है, लगभग पूरा किताब डाल दिया है। हिंदी के सिलेबस में पूरा किताब ही डाल दिया है कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, वहां से लेकर हिंदी भाषा और अन्य भाषा को से लेकर और एट लास्ट तक, पीछे तक आपको पढ़ते हुए जाना है, जहां पर लेखक के बारे में बोला जाता है, विविध तक पढ़ना है आपको। मतलब हिंदी कंप्लीट पढ़ना है। मैं टॉपिक बोल देता हूं, अब टॉपिक के वाइज आप पढ़िएगा और देख लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक छूटे हैं। यह सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, यह सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, आपके टेबल पर होना चाहिए। जो जो आप पढ़ेंगे उस पर टिक करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने मुहावरा पढ़ लिया तो मुहावरा पर टिक कर लिया, आपने विलोम पढ़ लिया तो विलोम पर टिक कर लिया, अनेकार्थी पढ़ लिया तो अनेकार्थी पर टिक कर लिया। ऐसे हिंदी को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए कौन कौन से टॉपिक का सुनिएगा। करा है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, यानी कि हिंदी तो पढ़ना ही है, और अन्य भारतीय भाषाएं जैसे ब्रज भाषा हो गई, अवधी हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई, हरियाणवी हो गई, जयपुरी हो गई, ये सब के सब चीजें आपको पढ़ना है। करा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण मौलिक ज्ञान, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जैसे हिंदी वर्णमाला आपको पढ़ना है, तत्सम तद्भव पर्यायवाची पढ़ना है, विलोम पढ़ना है, अनेकार्थी पढ़ना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना है, समरूपी भिन्नात्मक शब्द जिसे श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द पढ़ते हैं, जिसे शब्द युग्म कहते हैं, यह सब हमें पढ़ना है। शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य हमें पढ़ना, लिंग वचन कारक पढ़ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, प्रसिद्ध कवियों के बारे में हमें पढ़ना है। याद रखिएगा इसमें बोला है उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, यह सारी की सारी चीजें हमें पढ़ना है। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियां, रस छंद और अलंकार तीनों पढ़ना है। बताइएगा जी, छंदों पढ़ा चुके हैं हम, रस पढ़ाना है आपको, अलंकार पढ़ाना है, समास पढ़ाना है, सब दिया है। अपठित बोध यानी कि अपठित गद्यांश भी मिलेगा, गद्यांश भी आपको मिलेगा, गद्यांश से भी क्वेश्चन आपको करने होंगे। आगे है हिंदी में, हिंदी भाषा में पुरस्कार पढ़ना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन पाया, साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन पाया, कहीं कहीं लिखते जाइएगा कि कौन कौन सी चीजें हमें पढ़ना है। ऐसे आपके पास पूरा का पूरा मैटर होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है हमें, नहीं तो पढ़ते जाएंगे और कुछ तैयार नहीं कर पाएंगे। पता चले हिंदी पढ़ रहे हैं, पूरा हिंदी पढ़ लिया, विलोम छूट गया, पर्यायवाची छूट गया, ही छूट गया, सब खराब हो जाएगा। जो पढ़िए टिक करिए, जैसे मान लीजिए जो टॉपिक हमने पढ़ लिया टिक कर लिया कि हाँ हमने पढ़ लिया। रस पढ़ लिया, रस पर टिक कर लीजिए, रस पढ़ लीजिए, रस का एमसीक्यू कर लीजिए, रस पर टिक कर लीजिए, हो गया आपका रस खत्म। छंद पढ़ लीजिए, छंद का एमसीक्यू कर लीजिए, रगड़ लीजिए, हो गया खत्म। अलंकार पढ़ लीजिए, अलंकार का एमसीक्यू कर लीजिए, उसके बाद अलंकार हो गया खत्म। ऐसे कर करके एक एक टॉपिक पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है। अगर आप हमसे पढ़े हैं तो छंद तैयार होगा, विलोम तैयार हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द तैयार होगा, अनेकार्थी तैयार होंगे, श्रुति सम भिन्नात्मक तैयार होंगे, वर्णमाला तैयार होगा, समास तैयार होगा, छंद तैयार, सब तो पढ़ा ही दिए हैं भाई। उसी को दोबारा एक बार हमें स्पीड से करना है पूरा। आगे देखेंगे रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए संख्यात्मक और मानसिक योग्यता में हमें क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता में क्या क्या पढ़ना, मतलब मैथ में हमें क्या क्या पढ़ना। पहले मैथ देख लीजिए। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता में जो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आप बनाएंगे, 19-20 क्वेश्चन पूछेगा, 15 तो एकदम औसत लड़का बना सकता है भाई, है ना। देखिएगा क्या क्या पूछागा मैथ में, क्या क्या है, देखिए एकदम आराम से कर लेंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति, सबसे पहले नंबर सिस्टम है मैथ का, देख लीजिए एक बार। सबसे पहले नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति।
नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, इसके बाद एलसीएम एचसीएफ है, इसके बाद रेशियो प्रपोर्शन है और साझेदारी है। रेशियो प्रपोर्शन है और साझेदारी, ध्यान से सुनिएगा, नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो प्रपोर्शन है, साझेदारी है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क है, याद रखेंगे बच्चों, टाइम एंड वर्क है, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, स्पीड टाइम डिस्टेंस में ही रेलगाड़ी आ जाएगा। तो यहां से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है, यहां से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। इसके बाद अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, डिस्काउंट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है। इसके बाद आपका दिया है मेंसुरेशन, दिया है मेंसुरेशन भी आपको पढ़कर जाना है, मेंसुरेशन भी आपको पढ़कर जाना है। कोई बच्चा मेंसुरेशन छोड़ेगा नहीं, मेंसुरेशन से एकदम आसान क्वेश्चन आता है, कठिन नहीं आएगा, एकदम आसान आएगा, बस फार्मूला बेस पकड़ कर जाइएगा, है ना। मेंसुरेशन भी आपको पढ़कर जाना है। डीआई का भी कम से कम 4 क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन करें, डीआई का भी कम से कम 2 क्वेश्चन रहेगा। डीआई भी इसमें सिलेबस में स्पष्ट चर्चा किया है, एक छोटा सा डीआई आपको मिलेगा पेपर में, डीआई छोटा सा मिलेगा, उपेट वाला डीआई नहीं आएगा, वो आ जाएगा तो लेकर चला जाएगा, है ना। एक डीआई छोटा सा मिलेगा आपको, यह भी इसमें चर्चा किया है ना। और अन्य गणितीय संक्रियाएं, मतलब और भी कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगे। तो यही चीजें अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, यही चीजें अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, है ना जी। स्पीड टाइम एंड वर्क पढ़ ही लिए हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस करा ही रहे हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस देख ही रहे हैं आप लोग। रेशियो प्रपोर्शन पढ़े लिए हैं, एलसीएम एचसीएफ जो नहीं पढ़ता वो करता है, में कोनो दम में ना है ना। मेंसुरेशन पढ़ लेंगे, डीआई पढ़ता ही होगा आपको, पढ़ी भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हुआ मैथ की चीज है, यह हुआ मैथ की चीज है। अब एट लास्ट में हम रीजनिंग पर भी चर्चा कर लें, क्या क्या आएगा। मानसिक योग्यता में देखिए पूरा का पूरा रीजनिंग ही आपको नंबर दिला कर जाएगा। अगर आप सपोज करिए, थोड़ा सा सोचिए, अगर आप रीजनिंग में सपोज करें, रीजनिंग में आप अगर 49 भी क्वेश्चन कर लेते हैं और हिंदी का जो 37 क्वेश्चन है, 37 में अगर आप मान लेते हैं, 37 में अगर आप चलिए छोड़ देते हैं, 31 ही क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, तो बस यह दोनों सेक्शन आपको अच्छा खासा नंबर देकर जाएगा। 9 1 10 हो गया, 4 3 7 और 1 8, 80 क्वेश्चन आपका यही बन गया है, 80 क्वेश्चन यही बन गया है। सोचिए, बस रीजनिंग और हिंदी, बाकी कुछ छुए नहीं है, 80 क्वेश्चन यही बन गया है। और देखिए हम कितना काटे हैं रीजनिंग में, 54 55 में 49 कर दिए हैं, हिंदी में 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन काट दे, हिंदी में हम कहे मात्र 31 सही करिए, बाकी इतना बन गया। मैथ में अगर आप 15 के जगह आप कम से कम मैथ में आप 14 भी करते हैं, अरे 13 भी करते हैं, तो बचा 37 38 क्वेश्चन का रीजनिंग। उस 37 से 38 क्वेश्चन के रीजनिंग में 37 से 38 क्वेश्चन का जो जीएस बचा, उस 37 से 38 क्वेश्चन के जीएस में आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आराम से आप 20 क्वेश्चन निपटा सकते हैं, आराम से आप 20 क्वेश्चन एकदम कर सकते हैं बिना गलती के। और अगर आप क्लासवा किए हैं हमारा तो बहुत है, वह जो जीडी वाला क्लास चल रहा है शाम का, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा जियोग्राफी, पूरा का पूरा हर एक चीज हम लोग कर रहे हैं, वो बहुत है। अगर इसको जोड़ दें तो देखिएगा 3 हो जाएगा, 8 2 10 और 1 11, 113 क्वेश्चन आपका बन गया। कितना क्वेश्चन? 113 क्वेश्चन आपका एकदम आपने सही कर लिया। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने जो पढ़ लिया है उसी को मेहनत करिए, अच्छी तरीके से करने का प्रयास करिए। जो भी आप पढ़े हैं और जो आपके सिलेबस में है पूरा एकदम रट डालिए। रीजनिंग है, रीजनिंग एकदम लगा डालिए, है ना। पूरा का पूरा रीजनिंग हमने कराया है आपको। तर्क वाले बचे थे, बड़े बड़े क्वेश्चन बचे थे, तो वह भी हमने करा दिया, अभी इधर करा दिए हैं। जैसे रीजनिंग में देखिए क्या क्या आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले तार्किक आरेख पूछेगा। तार्किक आरेख जानते हैं किसे कहते हैं? तार्किक आरेख इस प्रकार का एक आरेख होता है जिसमें आपको तर्क लगाकर उत्तर बताना होगा, और नाम है तार्किक आरेख, लेकिन एकदम फर्जी क्वेश्चन होता है। और पिछले साल बहुत लोग इसमें गलती किए थे। एक दे देगा ऐसे, एक दे देगा ऐसे, एक दे देगा ऐसे, कह देगा या खेल खेलता है या यह करता है या यह करता है। कितने व्यक्ति हैं जो तीनों करते हैं? इस प्रकार वाले क्वेश्चन, इसे बोलते हैं तार्किक आरेख। क्या बोलते हैं? तार्किक आरेख। फिर इसमें बोला है संकेत संबंध, यानी कि कुछ ना कुछ आपको संकेत देगा, संकेत संबंध बताएगा, आपको तार्किक आरेख बताना होगा, शब्द रचना करना होगा, वर्ड फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन आएगा, पढ़े होंगे, वर्ड फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन आएगा, अक्षर और
कह रहा है अक्षर और संख्या का श्रृंखला देगा, मतलब अक्षर का श्रृंखला दे सकता है या संख्या का श्रृंखला दे सकता है। यहां ऐसे लिख सकता है पी एक्स वाई क्यू पी जेड, ऐसे करते करते पूछेगा अगला पद क्या होगा। इसी प्रकार से संख्या का श्रृंखला दे सकता है। यह सब रीजनिंग की बात हो रही है, यह सारी के सारे रीजनिंग में बात हो रही है। अगला है वर्ड एंड अल्फाबेट एनोलॉजी। एनोलॉजी पढ़ना है। जब मैं पढ़ा रहा था तो बहुत लोग सोच रहे थे एनोलॉजी का पढ़ाने वाला चीज है, सबसे कठिन है रीजनिंग का। अगर आया तो करेंगे, नहीं आया तो कोई फार्मूला कुछ नहीं चलता है। एनोलॉजी पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ऑड वन आउट पढ़ना है, ये सारी के सारी चीजें आप में दिया है। आगे से देखिए समरूपता दिया है इसमें, है ना, यानी कि क्लासिफिकेशन भी समरूपता, यानी कि एनोलॉजी पढ़ना है, इसके बाद समरूपता पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है आपको। व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट पूछा है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी कि डायरेक्शन वाली रीजनिंग भी पढ़नी है, डायरेक्शन वाली रीजनिंग भी आपको पढ़नी है। अगला है प्रभावित तर्क, तर्क कथन और तर्क भी पढ़ने हैं, कथन और निष्कर्ष भी पढ़ने हैं। और अंतर्निहित भावों का निश्चयन, अंतर्निहित भावों का निश्चयन, एक चैप्टर इसमें दिया है अंतर्निहित भावों का निश्चयन, अंतर्निहित भावों का निश्चयन। ये जानते हैं क्या है? ये पूछ देगा आपसे, कह देगा अगर किसी व्यक्ति का रोड पर अचानक एक्सीडेंट हो जाए तो हमें तत्काल में कौन सी कार्यवाही करनी होती है। ऑप्शन ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा और डी दे देगा। 4 ऑप्शन आपको ये अपने भावों को निश्चय करके बताना होगा कौन सी कार्यवाही करेंगे। फिर बोलेगा कि यदि किसी भरे बाजार में किसी व्यक्ति का पर्स अगर आपको मिल जाता है तो क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको उत्तर सोच समझ के बताना होगा। पुलिस के भर्ती के लिए आपको बताना होगा कैसे हम इसको हैंडल करेंगे, कैसे हम इसको क्वेश्चन को टैकल करेंगे कि हम उत्तर क्या दें। और इसी रीजनिंग का और पार्ट दिया है जिसमें आपको बताना एप्टीट्यूड बताना है, मैथमेटिकल रीजनिंग। याद रखिएगा मैथमेटिकल रीजनिंग हम आपको 35 प्रकार कराए थे। जो व्यक्ति किए होंगे तो मैथमेटिकल रीजनिंग में हम इनको 35 प्रकार का क्वेश्चन हमने कराया था। ये सारे के सारे चीजें आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। फिर इसमें लिखा है असमानता को चिन्हित करना है, श्रृंखला पूरी करना है, श्रृंखला परीक्षण करना, कोडिंग डिकोडिंग। देखिए लिखा है संकेत लिपि और संकेत लिपि को समझना, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग। डायरेक्शन टेस्ट लिखा है, ब्लड रिलेशन लिखा है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट, यानी कि अल्फाबेट वाली भी रीजनिंग आपको करनी पड़ेगी, अल्फाबेट वाली रीजनिंग भी आपको करनी पड़ेगी। वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप, वेन डायग्राम भी करना और चार्ट टाइप क्वेश्चन भी करने हैं, चार्ट टाइप क्वेश्चन भी इसमें आपको करने हैं। अगला है मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि मैथमेटिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग भी आपको करना पड़ेगा। जैसे 4 पैर 2 पैर वाले बस से चढ़ने उतरने वाले प्रश्न, गेंद वाले प्रश्न, है ना, इसके बाद बत्तख वाले प्रश्न, इसके बाद रेलगाड़ी वाले प्रश्न, यह सारे प्रश्न आपको करना पड़ेगा। 32 प्रकार के मैथमेटिकल रीजनिंग में हमने कराया है, जिसमें कुछ हाथ मिलाने वाले प्रश्न होंगे, कुछ गले मिलने वाले प्रश्न होंगे, कुछ गले काटने वाले प्रश्न होंगे, सारे के सारे प्रश्न हमने कराए हैं। अब देखिए किताब, अगर किसी के पास नोट्स हो तो खोल कर देखिए और एक बार प्रैक्टिस सेट करके देखिए, जो पिछला पेपर हुआ उसको करके देखिए या एसआई का करके देखिए, सारे के सारे हो जाएंगे, सब हमने करा दिया है पहले। अगला है तार्किक क्षमता में समरूपता, सब पढ़े ही पढ़े हैं, है ना। देखिए कुछ चीजें आपको पुलिस के व्यू से आपको पढ़ना होता है। क्वेश्चन की संख्या 3 ही आती है, 2-3 आता है, ज्यादा नहीं आता। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो पुलिस से रिलेटेड होंगे, जिसको हम लोग मानसिक अभिरुचि कहते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आमतौर पर। पिछली बार तो एक एग्जाम में एक को नहीं पूछा था, अगले शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ दिया। मानसिक अभिरुचि से जो क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले जनहित आएगा, जनहित याचिका, कानून एवं शक्ति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भावना आएगा, अपराध नियंत्रण आएगा, विधि का शासन आएगा, अनुकूलन की क्षमता, पुलिस प्रणाली एवं समकालीन मुद्दे भी आएगा। इसके बाद है व्यवसाय के प्रति रुचि, अल्पसंख्यक एवं अल्प अधिकार वाले के संवेदनशील, लैंगिक संवेदनशीलता, यह सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर के हिस्से होंगे, है ना। तो यह हमने बताया कि क्या क्या क्वेश्चन आपको करना है। आपसे बस यही हम एक छोटा सा बात कर रहे हैं कि सिलेबस आप जान गए हैं, कौन कौन सा है सिलेबस। सबसे पहले हिंदी एक सिलेबस है, हिंदी का है। इसके बाद रीजनिंग है, हिंदी है, रीजनिंग है। इसके बाद मैथ का है और इसके बाद जीके जीएस का है। इसी में मानसिक अभिरुचि भी रख लेंगे, मानसिक अभिरुचि, है ना, मानसिक अभिरुचि जिसमें जनहित के बारे में बताया जाता है।
आपको ध्यान से सुनिएगा, मन में चलेगा कि पूरा का पूरा हम रीजनिंग कर लें, पूरा का पूरा हिंदी हम एकदम तैयार कर लें, ये दोनों जनी को छोड़ दें, तब का होगा तो सीधे फेल होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं? यानी कि सबको समान लेकर चलना है, सबको एक समानता से पढ़ना है। यानी कि देखिए, हिंदी और रीजनिंग में इनको ऐसे पढ़ना है कि इनका एक भी क्वेश्चन ना गलत हो, एक भी क्वेश्चन, मतलब हिंदी का भी ना एक भी क्वेश्चन गलत हो और रीजनिंग का भी एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ऐसे इनको तैयार करना है। और एकदम हिंदी कितना पढ़ना, तो हिंदी पूरा पढ़ना है। अब कोई बच्चा इसमें ज्ञान ठोकने मत आ जाना कि नहीं हिंदी है, इतना पढ़ना उतना पूरा पढ़ना है, हिंदी A to Z हिंदी पूरा पढ़ना है। आप सिलेबस देख लीजिए, हिंदी में कुछ नहीं छोड़ा है, पूरा पढ़ना है, A to Z पूरा पढ़ना है हिंदी। रीजनिंग, तो रीजनिंग देख लीजिए, कुछ भी नहीं छोड़ा है, यहां तक डिसीजन मेकिंग डाल दिया है, डिसीजन मेकिंग डाल दिया है। और आपको एक बात बता दूं, यह रीजनिंग में ध्यान से समझिएगा, मशीन इनपुट आउटपुट का भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, निश्चित मिलेगा, क्योंकि पेट के पेपर में कहीं नहीं दिया था मशीन इनपुट आउटपुट। लेकिन देख लीजिए, पेट के पेपर में मशीन इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन बना है। हाँ बना है जी, मशीन इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन बना है, तो बहुत कठिन तो नहीं, लेकिन मशीन इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहां मैथ जो कर रहे हैं आप लोग आराम से, अभी टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है, तो टाइम एंड डिस्टेंस आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बन जाएगा, जो पेपर में आएगा आराम से बन जाएगा बिना किसी समस्या के। जीके जीएस जितना आप पढ़े हैं, बहुत मेहनत किए हैं, तो जो जीके जीएस है वह तो आपका चल ही रहा है। आगे इसमें पॉलिटी भी हम लोगों को करना है, क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं भर भर के, बायो से भी क्वेश्चन आते हैं आपके अच्छे खासे इसमें। और जो शाम में जीडी वाला जो क्लास हो रहा है, शाम में जो हम लोग जीडी वाला क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग केवल उनको चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो वहां से बहुत लाभ होगा। यह जो जीके जीएस है यूपीपी का, बहुत लाभ होगा, क्योंकि पता है हम जीके जीएस ऐसे कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जियोग्राफी उठा रहे हैं तो पूरा जियोग्राफी निपटा दे रहे हैं, पॉलिटी उठाएंगे तो पूरा का पूरा पॉलिटी निपटा देंगे, जो जो क्वेश्चन पूछा है। हिस्ट्री उठाएंगे तो हिस्ट्री पूरा का पूरा खत्म, बायो पूरा का पूरा खत्म शाम में, है ना। तो आपको जैसे आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं, उसी पढ़ाई को एकदम धार दीजिए और स्पीड बढ़ाइए बेहतर तरीके से। आपको एक बार हमने मोटी मोटा परिचय बता दिया कि इन दोनों सेक्शनों में गलती मतलब सिलेक्शन से थोड़ा सा दूर होंगे। दोनों सेक्शन तो एकदम याद होना चाहिए, एकदम पता होना चाहिए। हिंदी जो पिछले साल का पेपर उठाकर देख लीजिएगा, कैसा कैसा हिंदी पूछा है, बढ़िया हिंदी आता है, पूरा जबरदस्त हिंदी आता है। इसमें हिंदी आपको तैयार करना है, ठीक है। रीजनिंग भी आपको करना है अच्छी तरीके से। हिंदी जो है, हिंदी का क्लास जल्द ही शुरू होगा, और हिंदी हम लोग करेंगे पूरा का पूरा प्रारंभिक इतिहास से, कि हिंदी का इतिहास कैसे, कहां से शुरुआत हुआ, यह प्रारंभिक से पूछता है, कौन सा भाषा कौन सा बोली किस क्षेत्र के अंतर आता है, यह भी पूछता है। फिर रीजनिंग चल ही रहा है, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा, एक एक क्वेश्चन बनेगा। जीके जीएस कर लेंगे, मैथ कर लेंगे, आप टारगेट बना लीजिए। हाँ एक बात और, कि ऐसा सिलेबस आपके पास होना चाहिए, यह सिलेबस आपके पास होना चाहिए इस प्रकार का। सपोज करिए कि आज हमारे चर्चा का विषय है, हमने इसमें पढ़ा है, मान लेते हैं हमने इसमें पढ़ा जनहित, तो जनहित हमने पढ़ लिया, तो हमारे सिलेबस का एक हिस्सा जनहित कंप्लीट हो गया। फिर हमने अपराध नियंत्रण पढ़ लिया, तो अपराध नियंत्रण का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। हर एक सब्जेक्ट को ऐसे करते हुए कंप्लीट करते हुए चलना है। बोझ मत, यह नहीं कि आप जनगणना पढ़ रहे हैं तो 40 पेज का जनगणना पढ़ रहे हैं, पेपर में 40 पेज से आएगा नहीं, और आप 40 पेज तैयार भी नहीं कर पाएंगे। तो लिमिटेड सोर्स बनाइए, लिमिटेड नोट्स बनाइए और उसी को पढ़कर जाइए। छोटे छोटे जो वीडियो मिलेंगे उसको भी करके जाना पड़ेगा। छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे, 10 मिनट 12 मिनट के वीडियो मिलेंगे, यह आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब समय ज्यादा आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, बातों को विराम देते हैं। अब छोटे छोटे वीडियो के लिए तैयार रहिएगा कि कौन कौन से जीके जीएस के क्वेश्चन जहां से हूबहू मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।